जय हिंद स्टूडेंट्स। आप लोगों के प्रश्नावली 1.2 के कुछ सवालों के हल आज प्रश्न संख्या 1 करने हैं। आज प्रश्न संख्या 1 में आप देख रहे हैं कि पहले नंबर में लिखा हुआ है, सवाल आपका लिख रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है इसे। तो गुणनखंड तो पहले करना पड़ेगा। तो 140 का सबसे पहले आप गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड चाहे तो इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं, या नहीं तो एक और तरीका गुणनखंड का ये है। 140 लिखा, 140 लिख करके 140 को पहले दो से भाग लग सकता है, तो 2 को यहाँ लिखा। 2 से कितने बार में? तो ये आपको 70 बार में कट सकता है। ठीक है, तो ये 70 बार में कटेगा। अब देखिए कि इस 70 को आप फिर से 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला वाला क्या हो जाएगा 2 और दूसरा 35, है ना। और उसके बाद ये 35 को भी 5 और 7 में भाग, चलिए इसको 5 और 7 में बांट दिया, तो 140 का ये गुणनखंड हो गया। एक तो तरीका ये है। दूसरा वाला बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं वो भी सही है, कोई अंतर इससे नहीं पड़ता है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। लिखना बस यहाँ पर इतना है कि 140 बराबर क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यही इसका उत्तर। और ये वाला चीज इसके सामने सामने करना है। ठीक है, इसका जो रफ वर्क है, रफ वर्क इसके साथ साथ करते रहना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद वाले को देखते हैं। कॉपी में जब आप कीजिएगा तो इसको करना कैसे है, जैसे ये काम मैंने यहाँ किया है तो इसको यहाँ पे करना है। ठीक है, 140 सवाल लिखा, 140 को यहाँ लिखे और 2 भाग में बांट दिए, 2 और 70 में। ठीक है, और 70 के बाद इसे भी 2 भाग में बांट दिए, 2 और 35 में, और 35 को भी 5 और 7 में गुणनखंड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे लिखना है। और फिर क्या करना है, नीचे ऐसे 140 लिखेंगे और बराबर में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बार तो नहीं है, 5 गुणे 7। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हल आ जाता है। चलते दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है 156। तो 156 को भी वैसे बांट देंगे। ठीक है, ये 2 भाग में बटेगा। पहला वाला आएगा क्या, यहाँ पे 2 से कितने बार में, तो भैया 2 से 7 बार में और 8 बार में, 78 बार में। फिर 2 से ये कटेगा, 2 से 2 तिया 6 और उसके बाद 2 नामा 18। फिर ये कट जाएगा 2 से 17 बार में। अब 17 तो अभाज्य संख्या है, 17 का अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता, 17 गुणा 1 हो जाएगा। तो इसको हम 156 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 17। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 17 अट्ठे 136। चाहिए, गलत तो नहीं हो गया? $39 तो 17, 2 से 17 बार में कैसे कट जाएगा ये? 13 बार में। 3-4 चीजें एक साथ सोचने पर यही होता है। ठीक है, 2 के पहाड़े से 2 बार में, 2 दूनी 4 तिया 12 और 12 और 13 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 156। ठीक है, तो इस तरीके से 2 सवालों के हल हमने कर दिए, तीसरा भी देखेंगे और चौथा 5वां भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको मिटा ले और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा वाला क्या है कि 38 25। अब इकाई के स्थान पर आपने क्या देखा, इकाई के स्थान पर 5 है, एक बार देख लें।
चलिए, इकाई के स्थान पर 5 है तो निश्चित रूप से यह 5 से विभाजित कोई संख्या है। ठीक है, निश्चित रूप से 5 से विभाजित संख्या है, तो 5 के पहाड़े से ये कितने बार में कटेगा पहले ये चेक कर लीजिए। 5 से 5 सत्ते 35, उसके बाद 3 बचा, 3 और 2 मिलकर के बन गया 32, 5 छक्के 30, अब 2 और 5 मिलकर के बन जाता है 25, 5 से 5 बार में 25 आ गया। ठीक है, अब देखिए कि 5 के पहाड़े से फिर ये कट सकता है कितने बार में, 5 से कटेगा फिर ये 5 एकम 5 बार में। ठीक है, उसके बाद 2 है और 6 है, 5 से 5 बार में 25, 5 तिया 15। अब देखिए फिर से ये 5 तिया 15, 5 एकम 5, लास्ट में आ गया 31। ठीक है, अरे ये 5 के पहाड़े से कहाँ से कटेगा, 3 के पहाड़े से कटेगा ना, 3 पचे 15 और 3 एकम 3। तो इस तरीके से 38 और 25 बराबर हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 51। और भी तो कट सकता है ये 51 और कट सकता है ये 3 के पहाड़े से 17 बार में, तो इसको 3 गुणा 17 लिख सकते हैं। 5 गुणा, ठीक है, तो इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। उसी तरीके से 5005 को इसका भी गुणनखंड किया जा सकता है सीधा सीधा। 5 के पहाड़े से ये कटेगा, देखिए 5 से कितने बार में, 5 एकम 5, 0 0 1, 1001 बार में। अब 1001 को भी कटाया जा सकता है 11 के पहाड़े से, है ना, तो 11 के पहाड़े से इसको कटाया जा सकता है 11 नाम 99, और 11 के पहाड़े से फिर ये कितने बार में कट रहा है, 11 एकम 11, 91 बार में। फिर 13 के पहाड़े से 7 बार में, ये आता 13 सत्ते 91, है ना। तो इस तरीके से आप इसका गुणनखंड को लिख सकते हैं कि नीचे दिख रहा है या नहीं पता नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। फिर से यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, इस चीज़ को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 5005 बराबर 5 गुणा, एक तरफ से लेते हैं, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 17, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 17। ठीक है, इस तरीके से इसका भी हल हो जाता है। अगला सवाल 7429। ठीक है, ये वाला 5वां नंबर देखिए, 7429। ठीक है, तो 7429 को करेंगे क्या हम, इस तरीके से इसको भी ब्रैकेट में ले लेते हैं और इसको लपेटे में लेते हैं। देखिए ये जो है कौन कौन से पहाड़े से खा सकता है, तो सबसे पहला पहाड़ा इसमें दिया हुआ है 17, 19 और 23 बार में ये कटेगा, तो 17 के पहाड़े से इसको कटा देंगे। ठीक है, तो 17 चौके 68, 17 पचे 85 हो जाता है, तो 4 बार में 17 चौके 68, यहाँ बच जाएगा 6 और 2 मिलकर के 62 बनता है, और 17 तिया 51, 17 चौके 68, तो 3 बार में फिर कटेगा, है ना। 17 तिया 51। अब देखिए नहीं होता है तो इसको भाग लगा लेंगे, 74 200 74 29 है ना, सिर्फ बराबर का साइन लगता है 7 जैसा। ठीक है, तो इसको हम 17 से भाग लगाते हैं, 17 चौके 68, बचा क्या 6 2, 17 तिया 51, बचा यहाँ पे 11, और ये 9 मिलकर के 119 बन गया, और 17 सत्ते 119। इस तरीके से भाग लगा सकते हैं हम, या नहीं तो यहाँ देखिए इसी चीज को हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 17 चौके 68 का 4 लिख दिए। ठीक है, 68 घट गया तो यहाँ बचेगा क्या 6 और 2 मिलकर के 62 हुआ, 62 हुआ तो 17 तिया 51, बचेगा क्या हमारे पास 11, 11 और 9 मिलकर के बन जाता है 119, 17 सत्ते 119। अब दूसरा वाला संख्या क्या है, 19 से इसमें भाग लग जाएगा। ठीक है, और पीछे की किसी भी अभाज्य संख्या से यह भाग नहीं लगता, तो 19 के पहाड़े से 19
दूनी 38 और 19 तिया 57। तो इसका जो उत्तर आएगा वो होगा 74 29 बराबर हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, अब देखिए ये तो पहले नंबर का सवाल खत्म हो गया। गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना था, तो ये है इसका गुणनखंड और इसी का ये गुणनफल है। ठीक है, तो हमने एक नंबर का सवाल का आंसर लिख दिया है। अपनी कॉपी में आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों कुछ टेक्निकल इशू के वजह से लाइव क्लास नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास से ही काम चलाइए अभी कुछ दिनों तक। जैसे ही टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा तो फिर लाइव क्लासेस होनी शुरू हो जाएगी। और इस दूसरे नंबर सवाल में ये 3 सवाल है और इनमें लिखा हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होता है कि नहीं। तो पिछले 5वीं में भी आपने ये बात पढ़ा था, 6ठी में भी पढ़ा है, 7वीं में भी पढ़ा है और शायद 8वीं के सिलेबस में नहीं है ये बात LCM HCF, लेकिन 9th में नहीं है। ठीक है, तो बचपन में पढ़े क्या थे कि LCM गुना HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना। तो इसकी जांच भी करना है, सबसे पहले LCM और HCF निकालना है। तो LCM और HCF निकालने के लिए हम इसका कर लेते हैं पहले गुणनखंड। तो 26 को जब हम लिखेंगे तो 2 के पहाड़े से ये 13 बार में कट जाता है, तो 26 का तो गुणनखंड हो गया। ठीक है, और 91 का जब गुणनखंड करेंगे, ठीक है, ये पहले का हल लिख रहे हैं हम, पहले का हल। ठीक है, इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, तो 91 का क्या हो जाएगा, 13 सत्ते 91 आपने बहुत बार पढ़ा है ना। तो 13 के पहाड़े से ये आ जाता है 7 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका देखिए, अब इसका हम लिखेंगे गुणनखंड के रूप में। तो 26 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 13 और 91 बराबर हो जाएगा 7 गुणे 13। तो आपको HCF बराबर क्या पता है, HCF बराबर क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन है वही होगा ना इसका HCF। तो ये 13 जो है दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 13 इसका मातम समापवर्तक हो जाएगा। अब देखिए दूसरा वाला LCM, LCM क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए कि 13 जो कॉमन है उसको लिया और बाकी जो है उसको गुणा कर दिया। बाकी कौन कौन है, 2 और 7, 2 और 7, इसको हमने गुणा कर दिया। तो इसका HCF आ जाएगा 13 और LCM क्या आ जाएगा, 13 दूना 26, 26 को 7 से गुना करेंगे, 7 छक्के 42 के 2 और 7 दूनी 14 और 4 18, 182। ठीक है, 182। अब इसका 182 LCM आ गया, HCF आ गया 13। तो एक बात आप बताइए कि आप जांच इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। जांच लिखा और क्या लिखेंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। ठीक है, आप आराम से पहली संख्या क्या है हमारा 26 और दूसरी 91, 26 और मल्टीप्लाई कीजिए 91 से और LCM और HCF को गुणा कर दीजिए। LCM हमारा 182 और दूसरा वाला है 13। गुणा तो आपको आता ही है, दोनों को जब गुणा कीजिएगा तो दोनों का जो उत्तर होगा वो बिल्कुल एक जैसा होगा। गुणा करके दिखाने की आपकी आवश्यकता नहीं है, आप आराम से गुणा कर लीजिए। गुणा करके अच्छा मान लीजिए अगर गुणा करना ही पड़ा तो 26 गुना 91 नहीं कर सकते, लीजिए 26 आएगा और 26 नमा 9 छक्के 54 का 4 हाथ में रह गया 5, 9 दूना 18, 5 23, ये आ जाएगा 23, 4 2 6, 23 66 इस साइड भी आएगा, 23 66 इस साइड भी आएगा। ठीक है, 13 दूनी 26 के 6 हाथ में रह गया 2 और 13 अट्ठे 104, 4 और 2 6। ठीक है, और यहाँ से 13 एकम 13 और 6 फिर 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 66 इस साइड भी, 23 66 उस साइड भी। क्लियर हो गया।
ठीक है। तो इस तरीके से गुणा करके भी लिख लेना, हर एक सवाल में गुणा करके नहीं दिखाएंगे आपको, गुणा आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। चलिए अब 510 और 92 का देखिए। 510 इसका भी गुणनखंड कर लेंगे पहले। 510 को दो भाग में बांटा जा सकता है। क्या लिखेंगे, पहले 2 और फिर 510 का आधा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और फिर बच जाएगा 2 पंचे 10, 255 आया। अब फिर ये 5 से भी भाग लग सकता है और 3 से भी भाग लग सकता है। कैसे, क्योंकि 5 5 10 और 2 12 होता है, तो 3 के पहाड़े से कितने बार में आएगा, 3 अट्ठे 24 और ये आ जाएगा 1 और 5 15, 3 पचे 15। फिर ये 85 जो है 5 के पहाड़े से 17 बार में कट जाएगा, 17 पचे 85। ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या आ जाता है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब देखिए 92 है, 92 का भी गुणनखंड कर ले। ठीक है, सवाल नंबर 2 का हल है ये, पहले का हल यहाँ पर है, दूसरे का हल यहाँ पे। ठीक है, तीसरा बाद में करेंगे। 92 का क्या हो जाएगा, 2 से 2 चौके 8 और ये 1 और 2 मिलकर के बन जाता है 12, 2 छक्के 12। अब ये 2 के पहाड़े से 2 बार में और 2 के पहाड़े से 3 बार में। ठीक है, अब कुछ तो इसमें कॉमन है नहीं, तो क्या करेंगे, इस 17 को भी 2 भाग में बांट देंगे, 17 गुणा 1। ठीक है, और इस 23 को भी 2 भाग में बांट देंगे, 23 गुणा 1। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि HCF के रूप में हमको कुछ भी कॉमन नहीं मिला, इसलिए हमने एक एक और ले लिया। तो 510 बराबर हो जाता है हमारा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणा 1, और 92 बराबर हो जाता है 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 1। ठीक है, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा जो कॉमन है 1, इसके अलावा तो कोई कॉमन नहीं है, और दूसरा वाला LCM बराबर हो जाएगा इन संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और फिर से गुणा 2 गुणे 2 गुणे 23, यानी कि दोनों संख्याओं के गुणनखंडों को हमने गुणा कर दिया तो एलसीएम निकल जाएगा। तो गुणा करके आप देख लीजिएगा या नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा। अब जांच में जांच कर लेना है, तो जांच क्या होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली गुणा दूसरी बराबर LCM गुणा HCF। ठीक है, तो पहली क्या है हमारा 510 और दूसरी क्या है इसका 54, और दूसरे साइड में एलसीएम क्या आया, ये 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे यहाँ से लेकर के 23 तक और गुणा HCF कौन 1। अब देखिए इसका भी गुणनखंड करेंगे वही आएगा और गुना करेंगे वही आएगा, तो दोनों का गुणनफल समान है ना, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम प्रूफ। गुना करके आप खुद से लिख लीजिएगा, नहीं भी गुना कीजिएगा तो यहाँ गुणनफल के रूप में भी अगर लिख दीजिएगा, इसका गुणनखंड कर दीजिएगा, 510 को इसको लिख दीजिए और 92 को इस तरीके से लिख दीजिए, तो ये भी हो जाएगा, वैसे ही बराबर हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा HCF होता है। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा वाला देखें। चलिए बच्चों 336 और 54 का गुणनखंड करते हैं। 336 और 54 का गुणनखंड, तो 336 को इस तरीके से लिखा जा सकता है, 2 भाग में बांट देंगे इसको, 2 से भाग लग सकता है तो 2 बार में। ठीक है, और यहाँ पर 336 है तो 2 से कितने बार में, देखिए 2 के पहाड़े में 16 बार में 32 हो सकता है, 1 बचा और फिर से 6 बचा, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, 168 आया, फिर 2 से इसको कटाया जा सकता है, 2 के पहाड़े से फिर 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, फिर से इसे कटाया जा सकता है,
2 से 42 बार में, और 42 को 2 से 21 बार में, और 21 को 3 से 7 बार में। इस तरीके से हम इसे तोड़ सकते हैं 336 को। ठीक है, अब देखिए अगला है 54। 54 को भी हम उसी तरीके से तोड़ेंगे। 2 के पहाड़े से 27 बार में, फिर 3 के पहाड़े से 9 बार में, और 3 से 3 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 336 को बहुत आसान सा है, ये सीधा सीधा लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, कितने बार 2 है? 1 2 3 4 बार है, तो हमने 4 बार 2 लिखा और 1 बार 3 लिखा, और 21 तो ये 7 बार में आया था, 3 7 21, तो 3 से 7 बार। ठीक है, अब देखिए 54 को 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 3 9 3 27, 27 दूना 54। अब देखिए कॉमन कौन कौन है? ये 2 कॉमन है और साथ में 3 कॉमन है। कितने बार? एक ही बार। बाकी जो बच गए वो एलसीएम के इसमें गुणा हो जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाएगा, एचसीएफ बराबर हम लिखेंगे 2 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 6, और एलसीएम बराबर हो जाएगा, जो बच गया 2 गुणा 3 तो करेंगे, इसके अलावा जो भी बचा हुआ है उन सबको कर देंगे गुणा। ठीक है, 2 गुणा 3 हो गया, उसके बाद 2 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3। तो इस तरीके से हम इसका एलसीएम के रूप में लिख सकते हैं, और एलसीएम को जब गुणा करेंगे तो गुणा करके देख लीजिएगा कितना आता है। ठीक है, एलसीएम इसका आ जाएगा 336 और 54। 30 24, इसका गुणनफल आएगा 30 और 24। अब देखिए जांच में भी वैसे ही पहले जैसे किए थे जांच वैसे कर लेंगे। पहली गुणा दूसरी, ये पहली दूसरी क्या है? संख्या है, जिसमें एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली और दूसरी को जब गुणा करेंगे, यानी कि 336 को 54 से गुना करेंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा क्या? एलसीएम कितना? 3024, और एचसीएफ हमारा 6। जितना गुना करके इधर आएगा उतना ही गुना करके इधर भी आएगा, आप गुणा करके लिख लें। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरे नंबर का तीसरा सवाल भी क्लियर हो गया। अब चलेंगे तीसरे सवाल की ओर, तब तक के लिए पॉज करेंगे। चलिए, तीसरे सवाल में लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो रफ में करेंगे कुछ काम और कुछ काम सीधा सीधा लिखेंगे। यहाँ पे 12 बराबर 15 बराबर और 21 बराबर। तो देखिए 12 को क्या हम 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं? नहीं समझ में आया कैसे? तो इसको 12 का गुणनखंड करेंगे 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 3 के पहाड़े से 5 बार में 15, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5। और ये 21 को लिखेंगे 3 गुणा 7 के रूप में, क्योंकि 21 का जब गुणनखंड करेंगे 3 के पहाड़े से 7 बार में आता है 21। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है तीनों में जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ही एचसीएफ होता है। तो तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 3। एलसीएम बराबर हो जाएगा, जो कॉमन ले लिया उसको ले लेंगे, बाकी जो बच गए उन सबको गुणा कर देंगे। 2 2 5 7 को गुणा कर दिए, 2 2 5 और 7 को गुणा कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 गुना 7 करेंगे तो 6 सत्ते 42, 420। बस यहाँ तक इसका काम हो जाता है खत्म। ठीक है, यानी कि 420 इसका लघुत्तम निकला और 3 इसका महत्तम निकला, और कुछ करने के लिए इसमें नहीं कहा है।
चलिए अब इसी प्रकार से दूसरे को भी देखेंगे। 17 गुणा 23 गुणा 17 और 23 गुणा 29। ठीक है, तो 17 बराबर 23 बराबर 29 बराबर, आपको पता है कि ये तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या होता है तो इसके गुणनखंड ही इसका लघुत्तम समापवर्तक होता है, और इसका जब गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो इसका गुणनखंड केवल एक आएगा। बार बार 21। ठीक है, तो HCF इसमें लिखा जा सकता है 1, और LCM इन्हीं तीनों का गुणनखंड का गुणनफल हो जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक है, जब तीनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1133। ठीक है, तीनों को आप आराम से गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला वाला है 8, 9 और 25। ठीक है, 8, 9 और 25, तो 8 का जब गुणनखंड करेंगे तो 8 हो जाएगा 2 गुणा 2 का रूप में। 9 का जब गुणनखंड करेंगे 3 गुणा 3 के रूप में, और 25 का जब गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 5 के रूप में। क्या इसमें कोई भी कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो 1 से आप उसको गुणा कर दीजिए और लिखिए HCF बराबर 1, LCM बराबर सबका गुणनखंड। ठीक है, अब इन सब का गुणनखंड का गुणनफल करेंगे ना, तो 8 गुना 9 करेंगे, 9 गुना 25 करेंगे, जितना आया उसी का हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 1800। कैसे? देखिए 5 गुना 2 किए 10, 5 गुना 2 किए 10, 10 गुना 10 करेंगे 100 हो गया। अब देखिए 3 3 9 दूनी 18, 18 गुना 100 1800। खत्म। चलिए अब देखिए इसके अगले सवाल की ओर, चौथे सवाल की ओर चलेंगे। चौथा सवाल कहता है कि दो, इसको यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। चौथा सवाल देखिए। ठीक है, चौथा सवाल आपसे कहता है कि पहली संख्या दी गई है 306, दूसरी संख्या दी गई है 657, और दोनों का जो HCF है वो 9 दिया गया है। दिया गया है ये कि HCF ऑफ दो संख्या है 306 और 657, 306 और 657, इन दोनों का HCF बराबर दिया हुआ है कितना? 9। आपसे पूछ रहा है LCM बराबर क्या होगा। LCM बराबर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि LCM और गुणा HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या है, HCF आपका दिया हुआ है और LCM आपको निकालना है। तो HCF को क्या करना है, उस साइड लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो LCM बराबर हो जाएगा पहली संख्या। आराम से पहली संख्या को लिखिए, पहली संख्या है 306, एक लाइन में ही खत्म, और दूसरी संख्या 657, और ये HCF कितना आया है भाई? 9 है। तो इस 9 को इधर से इधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या 9 के रूप में गुणा के रूप में, उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। 9 के पहाड़े से किसी भी एक को कटा दीजिए, कटाने के बाद क्या हो जाएगा, उसको गुणा कर देंगे। अब देखिए 9 के पहाड़े से 3 बार में 9 तिया 27, और यहाँ बचेगा 4, 4 और 6 मिलकर 6, यहाँ बचेगा 3, 3 और 6 मिलकर 36, और 9 चौके 36, 4 बार में कटिया 34 गुना 657 करेंगे, गुणा करके आपको प्राप्त हो जाएगा 22,338, 22,338। चूंकि गुणा पहले से किया हुआ है मेरे पास तो हमने इसे डायरेक्ट लिख दिया। आप गुणा करके जब निकालिएगा तो इतना ही आएगा। तो चौथा नंबर सवाल भी सॉल्व हो गया। चलेंगे पांचवे की ओर। चलिए इस सवाल में देखिए कि जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है या नहीं। समझ में नहीं आया? बच्चा सीधा सीधा ये कहना ये चाहता है कि कोई 6 पे पावर 1 हो, 6 पे पावर 2 हो, 6 पे पावर 4 हो, 6 पे पावर 9 हो, 6 पे पावर 1001 हो, या 6 पे पावर 1 करोड़ 1 हो। क्या यहाँ किसी भी सूरत में इसका जो नंबर है 0 पे समाप्त होगा?
तो ऑफिशियल सी बात है, एकदम आसान सी बात है, जीरो पे कैसे समाप्त हो सकता है। जीरो पे कोई भी संख्या कब समाप्त होगा, जब उस संख्या के गुणनखंड में 2 गुणा 5 हो। यहाँ 6 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3 आता है, तो कभी भी इस संख्या का जो गुणनखंड होगा या संख्या जो होगा 6n का कोई भी संख्या लीजिएगा आप, वह जीरो पे समाप्त नहीं हो सकता। तो इतना ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, 2-4 उदाहरण लीजिए और उसको लिख दीजिए। 6 पे पावर 1 का मतलब क्या है 6, अब 6 पे पावर 2 का मतलब 6 6 36, 6 पे पावर 4 मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 4 बार गुणा कीजिएगा 6 इंटू 6 इंटू, इस तरीके से इसको 9 टाइम कर लीजिएगा गुणा। ठीक है, कर ही दें, चलिए इतना लेने की जरूरत नहीं, 5 ले लेते हैं। ठीक है, तकलीफ लेने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, गुणा करके देखेंगे, कभी भी ये हमेशा 6 पे खत्म होगा, क्योंकि 6 6 के 36, फिर 6 आएगा, 6 से गुना करेंगे, फिर 6 आएगा, 6 से गुना करेंगे, फिर इकाई स्थान पर 6 आएगा। तो हर हाल में इसमें क्या आ जाता है, इकाई स्थान पर हमेशा 6 आएगा। लिखेंगे कि चूंकि 6n का हर संख्या 6 पर समाप्त होता है, सिक्स पर समाप्त होता है, अतः कभी भी संख्या के कभी भी 6n के 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इंक भी डालना पड़ेगा, रुक जाइए। चलिए, तो इस तरीके से ये भी समाप्त होता है। छठे नंबर को देखेंगे, छठे नंबर में लिखा है कि यह कुछ संख्या दिया गया है, भाज्य संख्या क्यों नहीं है। तो भाज्य संख्या, अब देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है यह भी बताने की बात है। बताइए, भाज्य संख्या जिसमें दो संख्या के अलावा किसी संख्या से भाग लग जाए वह हो जाएगा भाज्य संख्या। अब वह दो संख्या कौन है, एक तो वो एक और दूसरा वो खुद। जैसे कि 6 है, 6 क्या है, भाज्य संख्या है, इसमें 2 से भी भाग लग जाता है, 3 से भी भाग लग जाता है, 1 से और 6 से तो लगता ही है ना। उसके बाद छठे नंबर को लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी दे देते इसका जवाब। लिखेंगे चूंकि 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13 जोड़ 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 जोड़ 13, और दूसरा 7 गुणे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। ठीक है, अब देखिए ये संख्या में 13 दोनों में है ना, इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं, इसको बराबर दे करके दोनों में से 13 कॉमन ले लिए, 7 गुणे 11 प्लस 1 यहाँ लिख सकते हैं, या तो 77 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, 13 से विभाजित संख्या है ना, इसका एक गुणनखंड 13 है तो 13 से विभाजित होगा। इसमें भी देखिए 5 है, इसमें भी देखिए 5 है, तो 5 इसको ले लिए कॉमन,
और बाकी जो बच गए उसको यहाँ रख देंगे। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 5 को तो निकाल चुके हैं। 6 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1 और 1। इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें 5 से विभाजित है, लिखेंगे चूंकि यह 13 और 5 से विभाजित संख्याएं हैं, 13 और 5 से विभाजित संख्याएं हैं, अतः यह नहीं, ये लिखिए क्योंकि एक से अधिक है ये, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका हल हम लिख सकते हैं। चलिए 7 नंबर देखिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो एक बात बताइए, पुनः मिलने का समय पूछ रहा है। रवि और सोनिया दोनों एक साथ निकला है, ठीक है, और पुनः कितने समय में? कम से कम पूछ रहे हैं ना। कम का मतलब जब भी कम पूछे तो लघुत्तम निकालेंगे, और जब भी अधिकतम पूछे महत्तम निकालेंगे। तो उसमें उसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। आप पॉज करके रोक करके लिख लीजिएगा। इसको लिखना क्या है देखिए, सर्दी के मौसम में ये भी जम जाता है, पता नहीं है जल्दी। चलिए 7वां कहता है कि चक्कर लगाने में सोनिया को लगता है 18 मिनट। तो सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट, ठीक है। उसके बाद दूसरा है रवि। रविया को जो है चक्कर लगाने में लगा समय कितना? 12 है, 18 और 12, ठीक है, 12 मिनट। अब पुनः मिलने का समय, पुनः कब मिलेंगे? तो फिर कब मिलोगे? जब ये दोनों कहेंगे। तो ये 18 और 12। फिर कब मिलोगे? तो 18 और 12 के लघुत्तम समापवर्तक पर, के LCM पर दोनों का LCM निकालेंगे, पुनः मिलने का समय मिल जाएगा। फिर कब मिलेंगे? तो 18 और 12 का LCM साइड में निकाल लीजिए आप। 18 और 12 का LCM क्या हो जाएगा? 18 और 12, 3 का 3, 3 छक्के 18, 3 चौके 12, 2 का 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, निकल गया क्या? 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 छक्के 36। तो LCM आया 36। तो लिख लेंगे अतः ठीक है, अतः पुनः मिलने का समय 36 मिनट, ठीक है। अब देखिए, अगर ये टाइम के साथ दिया रहता कि 10 बजे दोनों एक साथ निकला है, अगर सवाल में दिया रहता कि 10 बजे दोनों एक साथ निकला है, तब क्या होता कि कितने बजे मिलेंगे?
तो 10 बजे अगर निकला है तो 10:36 में मिलता। अगर मान लीजिए सवाल में दिया रहता कि 11:40 पर निकला है, कितने बजे दोनों मिलेंगे, तो 40 में 36 जोड़ देते तो ये 76 हो जाता है, यानी कि 76 को फिर 1 घंटा 12:16 में ये दोनों आपस में मिलते। तो अगर टाइम के साथ दिया रहेगा तो टाइम को बस आगे बढ़ा देना है। सवाल में हो सकता है कि घुमा करके पूछ दे, ठीक है, आपके एग्जाम में थोड़ा सा घुमा करके पूछ दे कि पुनः कितने बजे मिलेंगे, तो टाइम से आगे बढ़ा देना है, जितना मिनट हुआ उतना मिनट समय से आगे बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आज का प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो गया। अगले प्रश्नावली के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।